एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। तो गाइस, कैसी चल रही है आपकी सबकी तैयारी? आई होप सो सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में हमारे साथ। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो बच्चों इसी तरह हमारे साथ पढ़ते जाइए और इसी तरह मेहनत करते जाइए। एग्जाम आपका जरूर पास होगा, लेकिन कैसे पास होगा? हमारे साथ पढ़ने से प्लस आपकी पर्सनल मेहनत से। पर्सनल मेहनत जब तक नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई भी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकता। तो सेल्फ स्टडी जरूर करते रहना और बहुत ही A1 लेवल की करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं CCE के बारे में। देखिए, आप सबको इसके बारे में जरूर पता होगा, बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। बस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हम गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमारा जो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का जो चैप्टर था उसमें ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि 2 क्लासेस ऑलरेडी हम उसके ऊपर कर चुके हैं और ये तीसरी क्लास है हमारे इसके ऊपर। देखिए, मैंने 3 क्लास क्यों रखी इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं चाहे तो आपको सब में से थोड़ा थोड़ा करा के ना एक क्लास में कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे एकदम आपको डिटेल में नॉलेज देनी थी, क्योंकि PRT में ना आपको कहीं से भी पूछ लेगा। थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेने से यहाँ पे काम नहीं चलता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारा फ्री कोर्स है बच्चों PRT से रिलेटेड। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, तो हम आपको अपने साथ एनरोल कर लेंगे। वहां से आपको टेस्ट भी मिलेंगे, प्लस रेगुलर अपडेट वहां से क्लास के बारे में आपको मिलेगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पढ़ने के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, जिससे मिलकर CCE बना है। कंटिन्यूअस का मतलब आपको पता है सबसे पहले कि लगातार, जो चीज कंटिन्यूटी में चल रही हो। तो सेम इसी तरीके से जब किसी बच्चे का इवैल्यूएशन, क्योंकि ये क्या है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड एक चीज है, तो जहां पर बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो लगातार चलता रहे, उसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी बच्चे का इवैल्यूएशन, उसकी डेवलपमेंट का, उसकी ग्रोथ का लगातार चलता है। जैसे कि आपके जो यूनिट टेस्ट होते थे, आपको याद होगा अगर आपने दिए थे, यूनिट टेस्ट आपके हर महीने होते थे, फिर हर 1.5-2 महीने बाद आपका एग्जाम होता था, फिर उसके 1 महीने बाद आपके सबमिटिव एग्जाम होते थे, फिर कभी आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, कभी आपको असाइनमेंट मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका कंटिन्यूटी में आपका इवैल्यूएशन चल रहा है, तो यही हुआ कंटिन्यूअस। और दूसरा जो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक, यानी कि यहाँ पर आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीजों के बारे में भी इवैल्यूएशन किया जाता है, प्लस जो आपकी पढ़ाई से चीजें अलग हैं, आपके गेम्स हैं, आपके एक्टिविटीज है, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपका बिहेवियर है, मतलब कि हर एक चीज का यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक होता है स्कोलास्टिक यानी कि शैक्षिक, और एक होता है कोस्कोलास्टिक यानी कि सह शैक्षिक। तो यहाँ पर आप बेसिकली दोनों चीजों के बारे में बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, लेकिन जब CCE आया तो उसमें पढ़ाई के साथ को करिकुलर यानी कि कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर लिया गया, ताकि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ये क्लियर है आपको? अब एक बार देख लेते हैं कि कोस्कोलास्टिक में क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि स्कोलास्टिक का तो आपको क्लियर है कि उसमें सब्जेक्ट्स आपके जो नॉर्मल स्टडी आती है वो आती है। कोस्कोलास्टिक में क्या आता है, आपके लाइफ स्किल, आपके सोशल स्किल, थिंकिंग स्किल, इमोशनल स्किल्स, आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज, आपके वोकल यानी कि म्यूजिक या फिर डांस, जितनी भी चीजें होती है, आप क्लब्स में जो गेम्स खेलते हैं, आप ओलंपियाड खेलते हैं। ओलंपियाड क्या होता है, किसी किसी को पता होगा। सब्जेक्ट आजकल क्या होता है ना, हर स्कूल में ना कुछ ओलंपियाड होते हैं, इंग्लिश ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक पूरे स्कूल के, कई स्कूल के बच्चे ना बैठ के इंग्लिश का एक टेस्ट देते हैं, जो उनकी क्लास से थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है। उसके लिए स्पेसिफिक अलग बुक्स बच्चों के लिए पढ़नी होती है, ताकि एक उस सब्जेक्ट में उनकी नॉलेज को ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये क्या है, उनकी नॉर्मल जो स्टडी प्रोग्राम है उससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। फायरलेस कुकिंग, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स, मतलब कि सारी चीजें जो पढ़ाई से एक तरफ है, वो सारी चीजें आ गई कोस्कोलास्टिक एरियाज में। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। अब ये CCE बच्चों कहाँ से है? NCF 2005 जो है, NCF होता है बच्चों
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके ऊपर भी आपके क्लास रखी जाएगी क्योंकि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जब 2005 में जो आया, उन्होंने जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था इवैल्यूएशन का, उसको हटा के सीसीई को इंट्रोड्यूस करा और उसी के बाद से हर स्कूल में सीसीई को अप्लाई किया गया। ये बेसिकली क्या होता है, जहां से एक टीचर को फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट को कितना समझ आ गया, और स्टूडेंट को टीचर से फीडबैक मिलता है कि उसको और कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी लर्निंग में। यहाँ से क्या हुआ, रोट लर्निंग से शिफ्ट हो गया पार्टिसिपेटरी लर्निंग में। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ रटना 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 और पेपर दे देना। अब क्या हुआ, असाइनमेंट भी करोगे, पेपर भी करोगे, यूनिट टेस्ट भी करोगे, अपने गेम्स भी करोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टिसिपेशन बच्चे का और ज्यादा बढ़ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे रोट लर्निंग से पार्टिसिपेटरी की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी एक खास बात और क्या है कि यहाँ से आप बच्चों की जो मेंटल स्किल्स है वो तो आप जांच ही सकते थे, लेकिन आप साइकोमोटर स्किल्स भी जांच सकते हो। साइकोमोटर के साथ साथ आप इफेक्टिव स्किल्स भी जांच सकते हो, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका इमोशनल टेम्परामेंट कैसा है, या फिर उसकी फिजिकल एबिलिटीज कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। आप हर एक स्किल को सीसीई के द्वारा माप सकते हैं, यानी कि इवेलुएट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ से आपको सीसीई का बैकग्राउंड? अगर क्लियर है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे करेंगे थम्स अप। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। अब बच्चों सीसीई में ना दो प्रकार के आपके असेसमेंट होते हैं, सबको पता होगा। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन, और दूसरा होता है सबमिटिव असेसमेंट। तो अब हम फॉर्मेटिव और सबमिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिव के बारे में। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हम बच्चों के जो आउटकम्स है ना क्लासरूम में, उनको हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि बच्चे की क्या लर्निंग हो रही है, कितनी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और अगर उसकी ग्रोथ और लर्निंग में अगर कहीं भी गैप आ रहा है, कहीं भी उसमें कमी है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट आउटकम्स इन क्लासरूम टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स आउटकम इन क्लासरूम। बच्चों के जितने भी आउटकम्स हैं आप उनको इम्प्रूव करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए बढ़िया, एकदम मतलब इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये आपके लिए मैं कहूँ तो। अब बच्चों जो सबमिटिव असेसमेंट होता है ना, ये फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक भी होता है। फॉर्मल यानी कि जो सब बच्चों के लिए एक समान बनाया जाए, जिनका आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, और इनफॉर्मल जो बेसिकली जो टीचर रोजमर्रा में ले लेती है वो। अब सबमिटिव असेसमेंट में जो डेली बेसिस पे जो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है वो भी आता है, प्लस जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं वो भी उसके अंदर आता है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे सपोज आपके टर्म में पर्टिकुलर 8 यूनिट है, तो आप हर एक यूनिट को अलग अलग असेस करते हैं, हर एक यूनिट का अलग अलग आप टेस्ट लेते हैं इसमें बच्चे का। फिर यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि उस बच्चे के उस यूनिट के अंदर कितनी नॉलेज में उसका गैप रह गया, और जो उसकी लर्निंग में गैप रह गया है फिर उससे रिलेटेड आप उन्हें फीडबैक देते हैं कि आप कैसे से इम्प्रूवमेंट कर पाए, ताकि आगे आने वाले असेसमेंट में आपके अंदर ये कमियां ना आए। ठीक है, अब क्या हुआ, आप बार बार हर यूनिट का टेस्ट ले रहे हैं, और फिर आप जो है सबमिटिव में भी ये सारे यूनिट कंबाइंड करके दे देते हैं। तो बच्चा क्या है, एक तो हर यूनिट को बार बार पढ़ता है और छोटे छोटे लेवल में उसका टेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को ना मास्टरी आ जाती है अपने कॉन्सेप्ट पे, यानी कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट के अंदर महारत हासिल कर लेता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बहुत ही ज्यादा खास बात है। अब ये बच्चों ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि आप यहाँ पे बच्चों से एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग या फिर ऐसे टाइप में पैराग्राफ में किसी भी तरीके से आप इसमें बच्चे से क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। ये एज अ टीचर आपकी चॉइस है कि आपका बच्चा किस तरीके से आप उस टाइम पे असेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में ये बात है। आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप क्या जांचते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी कमियां रह गई, फिर बच्चे को कितना आ गया है पर्टिकुलर यूनिट के बारे में। तो यहाँ से आपको बच्चे के पोटेंशियल के बारे में पता चलता है कि बच्चे को कितना क्षमता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, आप रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चे को। हर यूनिट के बाद आपने टेस्ट लिया, तो चलो इससे अच्छा एग्जाम्पल है,
आपका हमने टेस्ट लिया, हमने आपको रैंकिंग दी, तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी है उन्हें रीइंफोर्समेंट मिला, तो उन्हें अगले टेस्ट में और अच्छा इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो यहाँ से क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट मिलता है ताकि आप आगे जाके और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। अब आप इसमें अलग अलग तरीके के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आप जैसे डिबेट करवाए, अगर आप क्विज करवाए, अगर आप डिस्कशन करवाए, आप यूनिट टेस्ट करवाए, तो ये सब क्या है, ये फॉर्मेटिव टेस्ट के, फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसके बाद जो ये टेस्ट होते हैं बच्चों, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी आप अपने हिसाब से इन्हें तोड़ मरोड़ सकते हैं। आज मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन का टेस्ट लेना चाहिए था, आज मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेना चाहिए, आज मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी वेटेज की। पहले क्या होता था बच्चों, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पहले 40% वेटेज था और जो सबमिटिव असेसमेंट था उसका 60% वेटेज था। यानी कि जो आपके 100 नंबर लगते थे उसमें से 40 नंबर लगते थे फॉर्मेटिव असेसमेंट के और 60 नंबर लगते थे आपके सबमिटिव असेसमेंट के। लेकिन इस चीज को अब चेंज कर दिया गया। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के 20 नंबर यानी कि 20% लगते हैं और सबमिटिव असेसमेंट के अब आपके 80% लगते हैं। तो ये चीज अब आपकी चेंज हो गई। तब आपको वेटेज याद रखनी है कि कितनी वेटेज अब हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। अब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सारांशित मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है। ठीक है। अब सबमिटिव असेसमेंट क्या होता है, आपको मैंने क्या बताया, आपकी 1 यूनिट टेस्ट हुई, फिर 2 यूनिट टेस्ट हुआ, फिर तीसरी यूनिट का टेस्ट हुआ। कई फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद आपका एक सबमिटिव टेस्ट होता है। आपके एक ईयर में 3, 4, 5, 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन सबमिटिव असेसमेंट या तो आपके 2 होंगे या फिर आपका स्कूल चाहे तो टर्म एंड पे सिर्फ 1 रख ले, लेकिन बेसिकली 2 होते हैं। SA1 होता है और SA2 होता है। ठीक है। तो कई फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद आपका एक सबमिटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ये सेशन के एंड में होता है, चाहे तो आप मिड टर्म के एंड में रख लो और फिर उसके बाद एंड सेशन में रख लो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये फॉर्मल होते हैं, यानी कि ये हर एक बच्चे के लिए बनाए जाते हैं। पूरे स्कूल का एक साथ सबमिटिव टेस्ट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या था, आज इस क्लास का फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ऑल्टरनेट डे पे किसी और क्लास का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन जो सबमिटिव असेसमेंट है वो जुलाई मंथ में अगर हो रहा है तो पूरे स्कूल का होगा, तो ये फॉर्मल है। ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, बच्चे की ग्रेडिंग करते हैं। CCE में क्या मिलता है, ग्रेड्स मिलते हैं, मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चे को ग्रेड्स देते हैं, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है। इस हिसाब से आप बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है। यहाँ से जब आप बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, कितनी चीजें उसको क्लियर है, कितना नॉलेज उसने गेन कर लिया है, कितना वो सक्सेस हुआ है इस पर्टिकुलर टर्म में अपने, वो हमें इसी के थ्रू पता चलता है। और जब आपके सबमिटिव असेसमेंट होते हैं, इन्हीं के रिजल्ट के बेसिस पर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिलती है। इन्हीं के बेसिस पे बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है, फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है, थर्ड रैंक किसका है, कंपैरिजन करते हैं। इससे हमें जजमेंट मिलता है कि किसी बच्चे ने पूरे साल में कितना अच्छा सीखा, किसी टीचर का रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा कि उसके इतने परसेंट बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, इतने परसेंट जो उसके सेकंड डिवीजन से पास हुए। और ये थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि आप इसमें ज्यादा अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते। 100 मार्क्स का टेस्ट है तो वो 100 मार्क्स का ही रहेगा, जो 50 मार्क्स का टेस्ट है वो 50 का ही रहेगा। आप इसमें ज्यादा अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वेटेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पहले 60% था और अब इसका वेटेज है 80%। क्लियर है? फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट एकदम क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़े अब यहाँ से। अब ना मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाती हूँ। मैंने आपको कुछ पैराडिग्म बताए थे असेसमेंट के, ठीक है। उसमें से आपको मैंने 2 पढ़ाए थे, एक था असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक था असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब जो बच्चों असेसमेंट फॉर लर्निंग था, जहां पर आप लर्निंग के लिए असेसमेंट करते थे, उसका एक एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपको याद रखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग करें, यानी कि जितनी चीजें आपने सीख ली है उसका जब आप आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो कहलाता है सबमिटिव असेसमेंट। तो आपको याद रखने हैं
Summative assessment is a type of assessment of learning and formative assessment is a type of assessment for learning. क्लियर है यहाँ तक बात? कोई डाउट अगर माइंड में तो पूछ लेंगे, ठीक है? आगे बढ़े अब यहाँ से, चलिए अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या आता है? सेल्फ असेसमेंट हो गया, पीयर असेसमेंट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, या फिर समेटिव असेसमेंट में स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, एग्जीबिशन हो गए, रूब्रिक्स हो गए, तो ये सारे आपके इनके अंदर आते हैं, ठीक है? क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल्स है बस। इसके बाद ना एक ना बहुत मेजर टॉपिक आता है कि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में और सबमेटिव असेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर है इनके बीच में। अक्सर इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है जो पॉल ब्लैक द्वारा दी गई थी, क्या? When the cook tastes the soup, that's formative assessment, and when the customer tastes the soup, that's summative assessment. यानी कि जब आप खाना बना रहे हैं तो कुक ने खुद अपना खाना चेक कर लिया, तो वो क्या कहलाया? फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसे पता चल जाएगा कि ये इसमें नमक कम है, मिर्च कम है, मसाले कम है, तो वो उसमें उस चीज को इम्प्रूव कर लेगा और मसाले ऐड कर देगा, तो ये कहलाया फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आप बेसिकली यहाँ से अपनी जो गैप होता है लर्निंग में उसको फिल करते हैं, ठीक है? उसके बाद जब कस्टमर जो आता है वो उस सूप को चेक करके बताता है कि वो कैसा बना है, तो ये कहलाता है समेटिव असेसमेंट। यानी कि एंड टर्म पे जब आपका एग्जाम हुआ तो वहां पे जो फाइनल रिजल्ट आपके निकल के आए तो वो कहलाया आपका समेटिव असेसमेंट। ये बस एक स्टेटमेंट थी जो बहुत फेमस है, जो इससे रिलेटेड दी गई थी, ठीक है? अभी हम पढ़ते हैं बेसिक इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है? अब सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, एक सेकेंड। हाँ, यस, डन। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है बच्चों, वो लर्निंग के दौरान ही चलती है, यानी कि जब आपकी लर्निंग हो रही होती है साथ साथ होती है। एक यूनिट पढ़ लिया फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा यूनिट पढ़ लिया फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एंड में होता है, यानी कि टर्म के एंड में होता है। तो पहले क्या हुआ, ये बीच बीच में चलने वाली प्रक्रिया है और ये एंड में होने वाली प्रक्रिया है समेटिव, ठीक है? फॉर्मेटिव का एम क्या होता है कि बच्चे को कितनी ज्यादा लर्निंग हो रही है वो चीज देखना, कि कितना हम चाहते थे क्या वो उतना अचीव हो गया, और अगर रह गया तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है? और समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आप सिंपली इवेल्युएट करते हैं, उसको आप बेसिकली नंबरों में माप देते हैं कि तुम्हारे इतना ग्रेड है, तुम्हारा इतना नंबर है। वहां पे बच्चों की लर्निंग को देखना आपका मकसद नहीं होता, जांचना मकसद होता है, ठीक है? एक सेकेंड। फिर इसके बाद थर्ड है कि आपने चलो जांच लिया बच्चे की लर्निंग में क्या कमी आ रही है, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप बच्चों को फीडबैक देते हैं कि किस प्रकार आप अपने लर्निंग को सुधार कर सकते हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, सिंपली रिजल्ट बना देते हैं, वहां पे कोई फीडबैक नहीं मिलता, सीधा नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन मिलता है या फिर आप उसी क्लास में रह जाते हैं अगर फेल होते हैं तो, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपके एक साल में कई बार हो सकता है, ये चॉइस है। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है वो कुछ ही टाइम होता है, ज्यादातर तो 2 ही बार होता है, 2 से ज्यादा बार नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस, बहुत वैरायटी के टेस्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे इस बार मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया, अगली बार मैंने एसे टाइप टेस्ट ले लिया, उससे अगली बार मैंने बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया। तो आपके पास वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा रेंज होती है क्वेश्चंस के फॉर्मेट की। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें बेसिकली आपका या तो एमसीक्यू आप पूछ सकते हो, ट्रू फॉल्स पूछ लोगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ लोगे, मतलब कि क्वेश्चंस की जो लिमिटेशंस है, जो वैरायटी है वो लिमिटेड होती है, आप ज्यादा वैरायटी में उनसे टेस्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर है आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट और है आपका, स्कोलास्टिक एक्टिविटीज, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनके लिए तो आपको पता है, आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लोगे, आप उनका शॉर्ट ऐसे टाइप टेस्ट ले लोगे, आप एमसीक्यू टेस्ट ले लोगे। लेकिन जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है, यानी कि जो आपकी को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज है, उनको आप कैसे असेस करोगे, वो भी तो असेस करनी जरूरी है ना, उनकी भी तो ग्रेडिंग्स आपके रिपोर्ट कार्ड में जाती है, तो उनको किस तरीके से आप असेसमेंट करते हैं उनको जानते हैं, ठीक है? सबसे पहला है कि आप बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मैंने पढ़ाया था, ये सारे पढ़ाए हुए वैसे
जहां पर आप एक बच्चे के सारे रिजल्ट पेपर या फिर सारी परफॉर्मेंस एक जगह स्टोर करके रखते हो, रिकॉर्ड बनाते रहते हो, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जहां पर इसमें भी आप बच्चों की बेसिकली परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं। बस मैं ओवरव्यू बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बस ओवरव्यू बता रही हूँ। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप सिंपली बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कि कितना किसी की हेल्प कर रहा है, कितना वो नॉटी है, कितना ज्यादा वो एरोगेंट है, कितना ज्यादा वो मिस्चीवियस है, ठीक है। इसके बाद चेकलिस्ट है, आप एक लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स देखते हैं जिनको आपको मापना है, अगर बच्चे में है तो यस, अगर नहीं है तो क्रॉस। तो बेसिकली ये क्या हुआ, आप चेकलिस्ट के थ्रू बच्चे को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट होता है रेटिंग स्केल, आप बच्चे को रेट करते हैं, बच्चा एवरेज था, बच्चा गुड था, बच्चे को 2 स्टार मिले, बच्चे को 3 स्टार मिले, तो यहाँ पर क्या हुआ, आप बच्चे को रेटिंग स्केल के थ्रू माप सकते हैं। अगला इंटरव्यू, आप बच्चों को सपोज आप जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना ज्यादा सिंपैथेटिक है, यानी कि किसी के तरफ कितना ज्यादा सिंपैथाइज हो सकता है, तो आपने बच्चे को बुलाया पर्सनली, आप क्वेश्चन पूछेंगे सपोज कि एक बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी लेडी है जो रास्ता क्रॉस कर रही है, तो आप क्या करेंगे, तो वहां से आप बच्चे की सिंपैथी की चीज जानेंगे कि नहीं मैम, मैं तो बूढ़ी है ना, मैं उसको जाके रोड क्रॉस कराऊंगा। कोई बच्चा बोलेगा कोई नहीं मैम, अपने आप कर लेगी, घर से भी तो निकली होगी ना अकेले, कर लेगी क्रॉस। तो इंटरव्यू के थ्रू आप बच्चों की कुछ ऐसी चीजों को जो है माप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपको नहीं पढ़ाया मैंने, पोर्टफोलियो सुन लीजिए ध्यान से। पोर्टफोलियो में क्या होता है, यहाँ पर आप हर एक बच्चे की, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड उसका कोई परफॉर्मेंस है, उसने कोई ड्राइंग बनाई उसको भी रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसके जो टेस्ट के रिजल्ट है उसको भी रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसके जो क्लास टेस्ट है, उसके सबमिटिव टेस्ट है, मतलब पूरे साल में बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उन सबको आप एक जगह रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, इन मेथड के थ्रू आप बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज को असेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा इवेल्युएशन एंड असेसमेंट का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक चीज हमने पढ़ लिया। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो कमेंट सेक्शन में एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड, जहां मैं पूछूंगी आपसे कुछ क्वेश्चंस और आप सब देंगे आंसर, और कहां पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टाइप नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी क्विज, ऑप्शन सी डिबेट, ऑप्शन डी टर्म टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, तो आप बताएं कि उसको कौन से एरिया में हेल्प की जरूरत है। उसे उसके साइकोमोटर डोमेन में हेल्प की जरूरत है, कॉग्निटिव डोमेन में हेल्प की जरूरत है, अफेक्टिव डोमेन में हेल्प की जरूरत है, या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्लियर है, आगे बढ़े अब यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं उनसे कौन सी पॉलिसी मैच करती है, ठीक है। आपको ऑप्शन है ये वेट एंड वॉच पॉलिसी, रिलेट करना थोड़ा सा, बस लैंग्वेज चेंज है, वॉच फॉर इम्पैक्ट पॉलिसी, परफेक्शनिस्ट पॉलिसी, ऑप्शन डी यूज एंड असेस द लर्निंग आउटकम पॉलिसी। ऐसे ही लाइन चेंज कर दी जाती है तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई में जो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है उसका बेसिकली क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप किन चीजों को टेस्ट करते हैं, कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको सिंपली इनका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों।
आज का सेशन हमारा यहीं तक था, ठीक है। हमने इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट अपना असेसमेंट का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर फिर भी किसी को डाउट रह गया तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड एनी टाइम, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे साथ पढ़ के। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।